मैंने कहा था कि आई डोंट वांट टू डाई एज एन ओलंपियन, आई वांट टू डाई एज एन ओलंपिक मेडलिस्ट और ओलंपिक चैंपियन बेटर। आई थिंक आज आपकी गोल ये है कि आप सुबह 5 बजे उठोगे। अगर आप 5 बजे उठ गए, यू अचीव दैट गोल। छोटा गोल बनाइए, हर दिन का एक गोल होना चाहिए, और एक दिन में कोई ओलंपिक चैंपियन नहीं बनता। यू हैव टू स्टार्ट वर्किंग फ्रॉम डे 1। लेकिन जब तक मुझे लगेगा नहीं, जैसे मैं बोलता हूँ कि जब तक मैं जीतूंगा नहीं, जब तक मैं छोड़ूंगा नहीं। जब तक हारोगे नहीं तो जीतने का मज़ा भी नहीं आएगा। और आप हारते पता है कब हो? जब आप गिव अप कर देते हो। जिस दिन आपने बंदूक बंद कर दी, आप कभी जीत नहीं पाओगे फिर। तो लोग तो बोलेंगे, उनका काम है बोलना, मैं उनके लिए नहीं खेलता हूँ, ये मेरा पैशन है। आप अपने पैशन को किसी और के लिए ख़त्म भी ना करें, ना शुरू करें, ये मेरा अपना मानना है। जिस दिन मुझे लगेगा कि अब मेरे से नहीं हो रहा है, या मुझे लगेगा कि नहीं अब बस बहुत हो गया, उस दिन मैं बंदूक बंद कर दूंगा और फिर कभी शायद शुरू भी ना करूं। Yeah, why would you bet on Goliath? Bet David. Valuetainment, giving values contagious. This world of entrepreneurs, we get no value to haters. How they run, homie, look what I become. I'm the one. नमस्कार, मेरा नाम है सुशील सिंह और आप देख रहे हैं इकोलेस। इकोलेस में आज हमारे गेस्ट हैं आदरणीय महराज अहमद खान जी। महराज जी ने बहुत सारे मेडल जीते हैं भारत के लिए। मतलब अगर आप इनकी मेडल की लिस्ट बनाएंगे तो इतने ज्यादा हैं कि एक्सेल शीट की जरूरत पड़ेगी आपको। इस बात को आप समझिए कि जो ISSF है, वहां पे स्कीट शूटिंग में भारत को कभी जीवन में, जब से भारत देश बना है, कभी गोल्ड नहीं मिला। इन्होंने पहला गोल्ड दिलाया भारत को। कॉमनवेल्थ गेम, एशियन गेम्स, आप ऐसे कोई भी, केवल ओलंपिक रह गया है। रियो ओलंपिक 2016 में क्वालिफाई करके वहां गए थे ये। 2016 में इनको रियो ओलंपिक में इनको 9वां स्थान मिला था। उसके बाद ये जापान में टोक्यो में 2021 ओलंपिक में भी गए थे। इस बार पेरिस ओलंपिक में इनको मौका नहीं मिल पाया, लेकिन आज इन्होंने ये बहुत ही क्लियरली और कॉन्फिडेंटली कहा है कि जो लॉस एंजलिस में है, LA में जो ओलंपिक्स होंगे, उसमें ये कारनामा करके दिखाएंगे। मुझे महराज भाई से बात करके इस बात का एहसास हुआ कि बहुत ही हम्बल, डाउन टू द अर्थ और एक साधारण व्यक्ति हैं जो असाधारण काम करते हैं। बता रहे थे कि 1750 जो गोलियां हैं शूट करने में, एक दिन में चलाई थी उन्होंने 1750। 600 गोलियां चलाने का एवरेज है इनका रोज का। 6 से 8 घंटे शूटिंग करते हैं ये। इन्होंने दिखाया था कि बहुत गोरे हैं एक्चुअल में ये, लेकिन अगर इनको आप देखेंगे तो बहुत ही टैंड हो रखे हैं। तो इतना डेडिकेशन, इतनी मेहनत, मैंने अपना उम्मीदों का बोझ और ला दिया इनके ऊपर। मैंने कहा कि मेरी तरफ से भी आप जरूर कुछ ना कुछ मेडल लाइएगा जब आप LA में जाएंगे। लेकिन देखते हैं कि LA में क्या करते हैं। जिस तरह से कॉन्फिडेंट हैं, जिस तरह से अभी से तैयारी करने की कोशिश कर रहे हैं, बड़ी बात नहीं, LA में कुछ कमाल कर जाए। आप हमें जरूर बताइए कमेंट करके कि आपको कैसा लगा। कि जिस भी नेटवर्क पे आप ये शो देखें, उस पर कॉमेंट जरूर करिएगा बताने के लिए आपको कैसा लगा। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियोस को लाइक करें और बेल आइकन हर बार दबाएं। The first question is, why Roger Federer? Why not Sachin Tendulkar or Mohammad Azharuddin? As an idea? As an idol, yes. Because when I am a cricketer, तो मेरे आइडियल थे क्रिकेट में। उस वक्त मैं सौरव गांगुली को देखता था। इनफैक्ट वो मेरे से 1 साल सीनियर ही थे, कुछ बहुत ज़्यादा सीनियर नहीं थे। उस वक्त मैं एलन बॉर्डर को देखता था। Yes. एंड एक और प्लेयर होता था, न्यूजीलैंड से खेला करते थे, ग्रेट बैच। Yes. तो वो मेरे आइडल होते थे क्रिकेट के टाइम में। लेकिन जैसे जैसे मैंने क्रिकेट को छोड़ा और शूटिंग की तरफ बढ़ा, तो मैं उस वक्त टेनिस भी फॉलो करने लगा साथ के साथ ना। खेलता नहीं था पर फॉलो करता था ऑल द ग्रैंड स्लैम्स, ATP टूर्स। तो वहाँ मुझे लगा कि रॉजर फेडरर एक वो खिलाड़ी है जो औरों से थोड़ा अलग है। उसकी सोच, उसका फिटनेस लेवल, उसका एज फैक्टर। बिकॉज मैं रॉजर फेडरर को बहुत लेट तक फॉलो किया है। और जब मैं रियो में गया तो लोगों ने कहा कि 39 ईयर्स का बंदा, 40 साल का बंदा ओलंपिक्स में जा रहा है पहली बार, इंडिया की तरफ से। तो लोगों को लगा कि शायद मैं बहुत ज़्यादा बूढ़ा हूँ
या मेरी एज हो चुकी है बहुत ज़्यादा, तो उस वक्त मैंने लोगों को बताया कि ऐसा नहीं है, रॉजर फेडरर को देखो। लेकिन अब मैं देख रहा हूँ जोकोविच को भी, वो भी 37 ईयर्स के हो गए। तो ऐसा नहीं है, पर रॉजर फेडरर से एक लगाव था, पता नहीं क्यों, शुरू से ही जब से वो मैंने उनको फॉलो करा एक लगाव बन गया, और मुझे लगा कि मुझे ऐसा बनना है। स्पोर्ट्स में हमेशा जो जायंट किलर्स होते हैं दे हैव बीन हेटेड, चाहे वो जो क्या नाम था होलीफील्ड थे, उन्होंने माइक टाइसन को हरा दिया, तो होलीफील्ड कभी माइक टाइसन लेवल पे नहीं पहुंचे क्योंकि उन्होंने जायंट को मारा। सिमिलरली जोकोविच है, ही किल्ड फेडरर, सो जो इमोशंस हैं फेडरर के साथ में उन्होंने उसको मारा। तो जोकोविच इज स्टिल नॉट बीन सेलिब्रेटेड द वे फेडरर वर सेलिब्रेटेड। तो जायंट किलर्स को हमेशा खत्म क्यों किया जाता है स्पोर्ट्स में? ये शायद स्पोर्ट का एक नेचर है। अगर आप देखें क्रिकेट में सचिन तेंदुलकर बहुत बड़ा नाम है ना, आप भी जानते हैं, मैं भी जानता। लेकिन आज अगर कंपैरिजन किया जाए विराट कोहली से, तो विराट कोहली को ज़्यादा बड़ा आका जाता है, जबकि सचिन तेंदुलकर ने। बट यू विल नॉट से दैट, आई विल नॉट से दैट, वी आर फ्रॉम दैट जनरेशन, वी विल नॉट नेवर, हमारे मुंह से भी नहीं निकलेगा। लेकिन हमारे लिए आज भी राहुल द्रविड़, सचिन तेंदुलकर, सौरव गांगुली बड़े नाम है। विराट कोहली अच्छा खिलाड़ी है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, उसने इंडिया को बहुत मैच जिताए हैं और अभी और भी जिताएगा आने वाले टाइम में। जो लेवल है फिटनेस का, जो तरीके से वो सोचते हैं, आई थिंक वो नई जनरेशन की थॉट है। मे बी दादा गांगुली या सचिन दादा या राहुल द्रविड़, वो सोच नहीं थी उनमें, क्योंकि वो क्रिकेट उतनी फास्ट थी भी नहीं उस वक्त। तो इसीलिए आई थिंक जैसे आपने कहा कि जोकोविच सब कुछ जीत गया, फाइनली ओलंपिक गोल्ड भी जीत गया। अच्छा जी, हाँ, अच्छा, अभी पेरिस में उसने फाइनली ओलंपिक गोल्ड भी जीत गया। तो आई थिंक ही इज द गोट नाउ, ही इज द ग्रेटेस्ट ऑफ ऑल टाइम, बिकॉज ही हैज ऑल द टाइटल्स इन द वर्ल्ड। ATP टूर ले लो, चाहे ग्रैंड स्लैम ले लो, ओलंपिक में। वन सच ब्रूटली, लाइक मुझे लगता है क्या बदतमीजी है। कई बार जब वो हराता है मुझे लगता है क्या बदतमीजी है, ऐसे थोड़ा हराते हैं किसी को। स्पेशली जब उसने फेडरर को हराया था, मुझे लगा यार क्या है ये बकवास। तो जब फेडरर विंबलडन में लास्ट टाइम जब फाइनल में हारे थे, तो मुझे लगा था कि फेडरर का एरा ख़त्म हो गया, और वहीं से वो डाउनफॉल शुरू हो गया फेडरर का। और फेडरर को भी लग गया कि अब वो सस्टेन नहीं कर पाएंगे यहाँ पर इस फील्ड में। जोकोविच काफ़ी स्ट्रांग खेल रहे थे, उन्होंने नडाल को ख़त्म किया। उन्होंने इसी पेरिस ओलंपिक्स में नडाल को राउंड 2 में हरा दिया। अच्छा, हाँ, अच्छा। तो अच्छा, मैं टेनिस बिल्कुल नहीं फॉलो करूँ, सॉरी। हाँ, बोलिए। तो ये देखिए, वो एक तरीके से जायंट किलर ही हैं। अपने को बड़ा करने के लिए उन्होंने 2 जायंट जो उस वक्त के टॉप प्लेयर थे, रॉजर फेडरर और राफेल नडाल, दोनों को ख़त्म किया। तो आई थिंक आने वाले टाइम में जोकोविच जो एक बड़े प्लेयर हैं, तो कोई ना कोई उन्हें भी ख़त्म करेगा। ये एक खेल की सर्कुलेशन है, एक रिजॉल्वेशन है, एक चक्र है, जिसमें आपको आना ही पड़ेगा। तो जैसे अब विंसेंट हैनकॉक है हमारे यहाँ स्कीट में, 4 गोल्ड मेडल जीत चुके हैं, लेकिन कोई ना कोई शूटर ऐसा ज़रूर आएगा जो उनके चक्कर को ख़त्म करेगा। एक बात बताइए, जो अभी आपने ये बात कही थी, उसी में आपकी आंखों में इमोशंस भी आ गए कि जब मैं जा रहा था रियो में, तो मुझे बोल रहा जाता कि 39 ईयर्स का बंदा क्यों जा रहा है। ये भाई, आप मेरा गेम देखो ना यार, आप एज क्यों देख रहे हो? कि क्या कष्ट क्या है हमारे देश का, प्रॉब्लम क्या है ये वाला? असल में हमारे यहाँ क्या है कि हम सब कुछ क्रिकेट से नापे जाते हैं। आज अगर आप कोई भी चीज़ करोगे वो क्रिकेट से नापी जाएगी। आपको पता है क्रिकेट में 35 साल के बाद, 36 साल के बाद करियर ख़त्म पर होता है। लोग उससे पहले भी रिटायर हो जाते हैं, कोई 32 साल में छोड़ देता है क्रिकेट, कोई 35-34 साल में छोड़ देता है। तो हमारे यहाँ हर चीज़ जो नापी जाती है, जो नापने का माप है, वो क्रिकेट है। उन्हें लगता है कि 35 साल, 36 साल, 37 साल में क्रिकेट ख़त्म तो दुनिया के सारे खेल ख़त्म, पर ऐसा नहीं है। अनलेस यू आर नॉट माही। या अब धोनी है, 40 साल से हो गए हैं, अभी भी खेल रहे हैं। तो ऐसा नहीं है। आप अगर आपको लग रहा है कि आप अपने टॉप फॉर्म में हो, आई थिंक रियो टाइम में मैंने अपने ज़िंदगी की सबसे बेहतर शूटिंग करी है। अगर मैं जवानी 25 साल की उम्र से लेके और 40 साल तक के बीच का जो मेरा करियर है 15 साल का, उसमें मैं देखूं तो शायद मुझे सबसे बेहतर शूटिंग मैंने 39 और 40 ईयर्स में ही करी है, जो पीक जिसे कहते हैं ना, पीक परफॉर्मेंस थी आपकी। तो आई थिंक, और हमारे स्पोर्ट में जहाँ तक एज का है, उसमें कोई एज
कोई लॉजिक भी नहीं, कोई फैक्टर ही नहीं है। हाँ, कोई लॉजिक नहीं एज का ना। इट्स नॉट अगर आपकी आंखें परफेक्ट हैं, आपके हैंड आई कोऑर्डिनेशन परफेक्ट है, आपका जो क्या कहते हैं हम रिएक्शन ठीक है, आपके रिफ्लेक्सेस परफेक्ट है, सो व्हाट इज द प्रॉब्लम? और हमारे यहाँ ऐसा भी नहीं है कि आपको भेज देंगे बिकॉज आप सीनियर शूटर हो, नहीं, हमारे यहाँ सब कुछ सिलेक्शन बेस्ड है, हर चीज़ सिलेक्शन से होती है। आप टारगेट ज़्यादा मारोगे, यंग शूटर से आप जाओगे, सिंपल। तो ये ईमानदारी है हमारे इस स्पोर्ट्स। हमारी फेडरेशन आई थिंक सबसे ज्यादा ट्रांसपेरेंट फेडरेशन है। कोई भी चाहे ओलंपिक पॉलिसी हो, अभी भी सो यू डोंट हैव अ ब्रिजभूषण सिंह इन योर फेडरेशन? आई कांट से दैट बिकॉज आई डोंट नो हिम, सो मैं उन्हें जानता नहीं हूँ, तो मैं कभी मिला नहीं हूँ। इनफैक्ट उनके बेटे को जानता हूँ, वो शूटर है। हाँ, अच्छा जी, हाँ, करण। So he became the member of parliament. Yes, I got to know he won. He's the same guy, right? He's the same guy. He won the elections, and I met a couple of times on the shooting range. He's a decent guy. Because he's a sports. When you become a sportsman, you have that kind of respect for your seniors. Because I am the senior most shooter on the shooting range. मेरे साथ के जो शूटर थे वो 10-10 साल हो गए उन्हें स्पोर्ट छोड़े हुए, and I'm still fighting for LA bench. Yeah, absolutely. You know what, I'll tell you one thing. When I was reading about you, I was studying about you, बड़ा ही गर्व हुआ मुझे आपके ऊपर, genuinely. I'm not even joking, right? I was like कि यार ये बंदा इसकी जो पॉजिटिव थॉट है, like you said in one of the interviews कि पेरिस में गोल के लिए जाओ यार, ड्रीम के लिए मत जाओ. What was that? That was such a great statement you gave. असल में जब कोई नया खिलाड़ी होता है तो उसका जो ड्रीम होता है वो ओलंपिक गेम्स होता है, लेकिन जब आप 2 बार ओलंपिक गेम्स में चले गए तो ड्रीम तो पूरा हो गया ना। अब आपको गोल बनाना चाहिए, गोल होना चाहिए पोडियम, जैसे मैंने, और आपने कभी मेरा एक इंटरव्यू सुना होगा, उसमें मैंने कहा था कि आई डोंट वांट टू डाई एज एन ओलंपियन, आई वांट टू डाई एज एन ओलंपिक मेडलिस्ट और ओलंपिक चैंपियन, बेटर। आई थिंक ओलंपिक चैंपियन इज बेटर। सो वेन एवर यू आर वर्किंग, यू हैव टू वर्क टुवर्ड्स द गोल, वट एवर इज द गोल। आज आपकी गोल ये है कि आप सुबह 5 बजे उठोगे, अगर आप 5 बजे उठ गए, यू अचीव दैट गोल। छोटा गोल बनाइए, हर दिन का एक गोल होना चाहिए, और एक दिन में कोई ओलंपिक चैंपियन नहीं बनता। यू हैव टू स्टार्ट वर्किंग फ्रॉम डे 1। जिस दिन मुझे पता चला कि मैं पेरिस नहीं जा रहा हूँ, मैंने अपनी प्रिपरेशन LA के लिए शुरू कर दी, सिंपल। लोग अभी ये सोच ही रहे हैं कि अभी ओलंपिक खत्म हुआ है, अभी हम सोचेंगे कैसे शुरू करें, बट आई नो, आपको मालूम होता है एज ए एथलीट कि आपकी कमजोरी कहाँ रह गई, कहाँ आपको वर्क करना है। तो जो मेरा व्हाट यू कॉल्ड जो कमी रह गई है, या जो मेरा वीक पॉइंट है, उसके ऊपर मैंने काम करना शुरू कर दिया। तो बाय द टाइम दुनिया निकल के आएगी ओलंपिक ड्रीम से बाहर, अच्छा अभी LA आने वाला है, वी हैव 4 years, 4 years गो वेरी फास्ट माय फ्रेंड। एक जरा वीडियो चलाइए स्कीट शूटिंग का, मैं अपनी जनता के लिए, जो हमारे दर्शक हैं उनके लिए, कि स्कीट शूटिंग होती क्या है, ये सवाल है मेरे पास। और जहां तक मुझे पता है, ऐसे शायद एक प्लेट निकलती है और आपको 2 प्लेट्स निकलती हैं, 2 क्ले टारगेट्स एक साथ निकलते हैं साइमल्टेनियसली। अच्छा, अराउंड 90 km/h की नाली बंदूक होती है। यस, वी हैव एन ओवर अंडर 2 shotguns जी, which you have to shoot simultaneously, 1 and 2. अच्छा, so sometime the target is going away from you, sometime target's coming towards you, so one is going away, one is coming towards you, so it's like an incoming. Usually यही होता है एक, yeah, you have a time being is like 0.6 second is a reaction time. निकला और ठक ठक चल गया, half second. It's a gun at the end. It looks so cool when you guys carry it. अच्छा, और ये नेचुरल है, लाइक जब गोली चला के आप गन यहाँ रखना, इट्स वेरी नेचुरल। हाँ, बट बिकॉज वेयर यू विल कीप इट। हाँ, एब्सोल्यूट। और आपको खुली भी रखनी है। हाँ, तो शोल्डर इज द राइट। अच्छा, खुली क्यों रखनी है उसको? बिकॉज बंद चल सकती है ना, आपको पता नहीं एमिनिशन अंदर है या नहीं है। अच्छा, इज अ सेफ्टी हैजर्ड, यू नो। अच्छा, तो आप ये कह रहे हैं कि प्लेट्स निकली, और तो प्लेट्स 2 निकलती हैं, क्ले प्लेट्स होती हैं, मिट्टी की होती हैं, और एक आपसे दूर जाएगी, आपके पास आएगी। डिफरेंट बिकॉज वी शूट इन अ सेमी सर्कल, वी हैव 8 stations. अच्छा, तो सम टारगेट्स आर गोइंग अवे। 8 stations मतलब ये जो ये दिख रहे हैं यहाँ पे, ये ऐसे अलग-अलग स्टेशंस सर्कल में होता है। अच्छा, अगर आप देखेंगे जो बीच में जब वो ग्रीन बॉक्स रखा है ना, वो लास्ट स्टेशन है 8।
हाँ वो दोनों हाउसेस के बीच में होता है, अच्छा वो राउंड में। अभी आप फाइनल देख रहे हैं, हाँ 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 ये सिर्फ फाइनल है, तो इसमें 3 and 4 and 5 स्टेशन यूज होता है, जी जी जिसमें ओनली डबल्स यूज होते हैं। हाँ हाँ बट जो नॉर्मल क्वालिफिकेशन होती है उसमें 8 स्टेशन यूज होते हैं। स्टेशन मतलब ये जो जिसमें से क्ले प्लेट निकलती है। नहीं नहीं, स्टेशन जहां आप खड़े होकर शूट करोगे, अच्छा जहाँ आप खड़े शूट कर क्ले तो वहीं से निकलेगी। हाउस जो बने हुए हैं 2, हाई हाउस एंड लो हाउस, जी क्ले वहीं से निकलेगी, आप रोटेट करते रहोगे। सॉरी मैं समझना चाह रहा हूँ, तो दो डब्बे पड़े इसमें से क्ले प्लेट्स निकलती हाँ, हैं उसे हाई हाउस और लो हाउस कहते हैं। और 8 जगह पे आप लोग को मूव करते रहेंगे ना, लाइक अ क्लॉक में, जैसे क्लॉक चलती है जी ना, जी 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 क्लॉक वाइज, हाँ हाँ एंटी क्लॉक वाइज, सॉरी, बिकॉज यू वॉक लाइक एंटी क्लॉक वाइज एंड देन यू फिनिश इन बिटवीन, इट्स लाइक अ हाफ सर्कल, सेमी हाफ सर्कल। तो आपको लगातार चला वो हाँ, निकलते because जाएंगे, एक- आपको चलाते हाँ, जाएंगे आप। पहले स्टेशन पे जैसे होंगे आप, तो आपको एक सिंगल टारगेट मिलेगा जो आपके सर के ऊपर से आएगा। अच्छा फिर उसके बाद वहीं से एक और पहला आएगा और सामने से दूसरा आएगा, तो आपको दोनों शूट करने। फिर ऐसे आप स्टेशन 2 पे आ जाएंगे तो थोड़ा एंगल चेंज हो जाएगा, फिर ऐसे 3rd पे जाएंगे तो थोड़ा और एंगल चेंज हो जाएगा, फिर आप एकदम 4 पे आ जाएंगे जहाँ पर अभी ये है, ये 3 नंबर स्टेशन है। उसके बाद 4 है, जो बिल्कुल जो ब्लू लाइन आप देख रहे हैं वो बीच में जो आ रही है वो सेंटर में है बिल्कुल आप। तो जैसे यहाँ पर हैं अब आप, ये सर्कल है, तो ये आधा है ना, तो बिल्कुल सेंटर में, तो एक इधर से आएगा एक इधर से आएगा, दोनों को मारना है। दोनों को मारना। हाँ, तो और वो 0.6 सेकंड में आपको सारा, हाँ, टाइमिंग यही है, कोई 0.7, डिपेंड ऑन द मूवमेंट, रिएक्शन टाइम। अच्छा इसमें इसका भी इम्पोर्टेंस है कि गोली भरने वरने का, कि ऐसे ही नहीं, वो इसकी जरूरत नहीं, वो आप भर के रेडी रहते हैं? नहीं, आपका टाइम होता है, जैसे आप स्टेशन के अंदर एंटर होते हैं, आपको 30 सेकंड्स होते हैं टोटल। अच्छा हाँ, उसी में आपको गन खोलनी है, बंद करनी है, चलाना है और बाहर आना है अच्छा 30 सेकंड के अंदर। अच्छा ये भी है रूल? हाँ, अदरवाइज डिस्क्वालीफाई भी हो सकते हैं बस? नहीं, पहली वार्निंग होती है, येलो कार्ड मिलता है हाँ 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 अगर आपने टाइम ज्यादा ले लिया। हाँ हाँ तो फर्स्ट इज येलो कार्ड, इज लाइक अ वार्निंग, एंड सेकंड इज अगेन येलो कार्ड बट अ डिडक्शन, सो यू विल डिडक्ट 1 टारगेट। अच्छा यस, अच्छा thank you for teaching us, because I was just aware कि what this shooting is all about, because I have seen some of the movies. basically skeet shooting is I think is the most spectator friendly shooting sport if you compare with trap, rifle and pistol. हाँ वो थोड़ा है boring, you agree? I not agree. boring but मुझे तो लगा भाई स्पेक्टेटर के लिए क्ले टारगेट शूटिंग स्कीट ज्यादा इंटरेस्टिंग है, बिकॉज 2 टारगेट निकल रहे हैं, जल्दी जल्दी मारना है, तो पब्लिक को मजा भी आता है, अरे उसने मिस कर दिया, अरे देखो वो डबल मार दिया। टाइमिंग अच्छी है, आपकी शूटिंग, आप पाउडर करते हो तो स्मोक निकलता है टारगेट में से, यू नो। फाइनल्स में नॉर्मली वी यूज फ्लैश टारगेट्स। Can you play that video in which this guy, मैंने सुना है, मैंने देखा नहीं, कहते हैं कि वो हाफ पैंट में आया, कोई वो सिल्वर मेडलिस्ट को मिला है, वो बड़ा अजीब सा कोई बंदा आया था शूट द टर्किश गाय, आई हैव नो आइडिया, दिखाना जरा। एयर पिस्टल आई थिंक। हाँ वो हाफ पैंट में आया, उसने टारगेट मारे और चला गया, सम हीरोगिरी करी उसने, समथिंग लाइक दैट। वो आई हैव हर्ड अबाउट इट, ये वाला। अच्छा चलाना जरा तो। People think that you're calm. The level of anxiety, the amount of pressure you have, आम आदमी सोच नहीं सकता। Controlling the nerves. Yes, that's the art of an athlete. Control your emotions. आप हार रहे हो तो आपको गुस्सा नहीं करना है, आप जीत रहे हो तो आपको कंट्रोल करना है। नॉर्मली आपने देखा होगा ज्यादातर लोग जीतने के बाद रोते हैं। वो क्यों रोते हैं? लोग कहते हैं खुशी के आंसू थे, वो खुशी के आंसू नहीं थे, वो स्ट्रेस का जो आंसू था, वो इमोशन को जो होल्ड करे हुए था, वो जो होल्ड था वो ब्रिज ओवरफ्लो कर गया। हाँ, और स्ट्रेस का लेवल मतलब वहां पहुंच गया, तो और उसे वो पता चल गया कि उसने जो ग्राइंडिंग हुई है, उसकी जो मेहनत करके वो वहां पहुंचा है, और उसे मालूम है, हर एथलीट का जो बैकग्राउंड है वो उसे ही मालूम है, जो उसके अंदर क्या चल रहा है। कुछ लोग होते हैं जो बता देते हैं, बोल देते हैं जाकर, कुछ लोग नहीं बताते हैं, अपने अंदर ही रखते हैं। तो आई थिंक वो इमोशनल इतना होता है, और उसे लगता है कि जहां उसे जाना था वो वहां पहुंच गया, इसीलिए शायद वो आंसू निकल आते हैं जीतने पर। हैव यू मेट विद अ न्यू गाय, जैसे आप जब अभी तक आप प्रैक्टिस कर रहे हैं टू गो टू द नेक्स्ट ओलंपिक गेम्स, कभी ऐसा कोई बंदा आता है जो बोलता है कि सर बस मतलब 2 महीना दे दो, फिर देखो मैं क्या करता हूँ? बहुत आते हैं। What is your reaction on such people? बहुत आते हैं। मेरे करियर में मुझे 30 साल हो गए, 30th ईयर में मैं रन कर रहा हूँ अपने शूटिंग करियर में। आई थिंक इट्स द लॉन्गेस्ट करियर इन एनी स्पोर्ट,
30 years इज अ बिग, और अभी भी 4 साल और अब हैं। अब रिटायर होने का टाइम आ रहा है। No, no, 34 no. में सरकारी नौकरी से रिटायर हो जाते हैं लोग 34 साल की Yeah. सर्विस के बाद। तो एलए के बाद सोचेंगे, अभी तो फिलहाल एलए है मेरा मिशन। तो बहुत लोग आए मेरे करियर में, जब मैं नया शूटर भी था तो लोग कहते थे अरे ये तो बहुत आसान है, 2 साल में, 1 साल में, 6 महीने में हम ओलंपिक जीत जाएंगे। पर वो लोग कभी दिखे नहीं उसके बाद मुझे रेंज पर, क्योंकि लापता हो गए देखते देखते। क्योंकि रोजाना अगर मैं आपको एक ही चीज कराऊं सुबह से शाम तक, आप थक जाओगे, बोर हो जाओगे। जब आपको लगने लगे कि ये अब मैं बोर हो रहा हूं, तो इसका मतलब आप राइट ट्रैक पर हो। जब आपको लगे कि कोई चीज, जैसे डाइट है, हर आदमी को खाना पसंद है, किसे नहीं पसंद कि वो जाके अच्छा मीठा खाए, अच्छी आइसक्रीम खाए, छोले भटूरे खाए या चिकन खाए, वॉट। लेकिन अगर आप उसको रोजाना बॉइल्ड चिकन, बॉइल्ड वेजिटेबल तीनों वक्त दे दो, 1 दिन खा लेगा, 2 दिन खा लेगा, 5 दिन खा लेगा, 10 दिन खा लेगा, उसके बाद वो बोर होना शुरू हो जाएगा, कहेगा यार ये रोजाना आप मुझे एक ही चीज दे रहे हो। लेकिन उसके जो बेनिफिट हैं वो बहुत बड़े हैं। लेकिन अगर आपने वो बेनिफिट सोचकर खाना शुरू कर दिया तो आप बोर नहीं होगे। नहीं, बट वही वाली बात है। मैं एक किसी पे वो सुनाता हूँ आपको कि एक बार साउथ कोरिया में ही एक सीरीज का एक सीन है कि साउथ कोरिया में एक लड़की होती है जो बिल्कुल खाना नहीं खाती। उसके पड़ोस में एक लड़का आता है, हैप्पी गो लकी वाला, जो लड़के नहीं होते हमारे शाहरुख खान जैसे थे, तो आता है, मतलब शाहरुख खान इन द मूवीज, नॉट इन रियल लाइफ। ठीक है, आता है, उससे अफेयर चलाता है और ये वो, फिर बोलता है कुछ खाती क्यों नहीं हो तुम, मैं तुम्हारे लिए बनाता हूँ, ये बनाता हूँ। तो वो लड़की बुलाती, कहती वो दिख रहा हो सामने, तो वहाँ पे एक बहुत बड़ा चौराहा होता है, उसके ऊपर सबसे बड़ा जो होर्डिंग होता है उसमें इस लड़की की फोटो छपी होती है कि जब मुझे कुछ खाने का मन करता है मैं वो फोटो देख लेती हूँ और मेरा पेट भर जाता है। आप समझ रहे हैं ना, ये कंट्रोल है कि मुझे नहीं करना भाई, मैं उस होर्डिंग पे लगे रहना चाहती हूँ अभी तक। तो ये मेहनत है, जो ये प्रेशर है। एक बात और बताइए कि इन 2021 यू लॉस्ट योर फादर, राइट, एंड दैट मेड यू टू ऑलमोस्ट गिव अप द गेम along with little bit setbacks as well, but I think मुझे जो लगता है, because I love my father too much actually, so I think मुझे लगता है कि फादर वाला रीजन भी रहा होगा शायद, जब आपने डिसाइड किया था कि देखिए वो सिनारियो उस वक्त पूरी दुनिया के सिनारियो बहुत ही डिफरेंट लेवल पर था। कोविड से लड़ रहे थे सब लोग, एंड उसी बीच में आई गॉट दिस बिग सेटबैक, माय फादर पास्ड अवे, यू नो, बिफोर द ओलंपिक्स, यू नो, लाइक 3 months बिफोर द ओलंपिक गेम्स, एंड आई गॉट कोविड ऑल्सो। तो मुझे यही नहीं लग रहा था कि मैं जा पाऊंगा ओलंपिक्स में या नहीं जा पाऊंगा। एक बहुत बड़ा सेटबैक है, बाप का साया सर पे से उड़ जाना। और जैसे मैंने बोला कि इंडियंस और हम स्पेशली हिंदुस्तानी लोग बहुत इमोशनल हैं, अपने फैमिली से, अपने बहन भाई से, अपने दोस्तों से बहुत ज़्यादा अटैचमेंट होता है, और उनसे जब डिटैच होते हैं तो बहुत तकलीफ होती है। इस नॉर्मल है, ह्यूमन नेचर है कि आपको थोड़ी तकलीफ तो होगी, लेकिन बाप माँ भाई बहन जो सगे रिश्तेदार होते हैं उसमें एक अजब सी तकलीफ होती है, और वो शायद आपको हमेशा याद दिलाती है। समझ रहे हैं आप? जब भी मैं घर जाता हूँ आज तो मुझे याद आती है। इट्स नॉट ईजी टू डाइजेस्ट। किसी के घर पर आप जा रहे हो, आपको पता है कोई वेट कर रहा है, और वो बंदा वहां ना हो तो आपको कैसा लगेगा कि समझ नहीं पाया। मैं अच्छी फॉर्म में था, प्रिपरेशन वॉज गोइंग गुड, मुझे पता था ओलंपिक गेम्स हैं, दिल्ली में मैं ट्रेन कर रहा था, वो शूटिंग वेरी वेल। उसके बाद थोड़ा टाइम लगा मुझे, अप्रैल मई मैंने बिल्कुल शूटिंग नहीं करी। मई में मैं वापस इटली चला गया, क्योंकि इंडिया में नहीं रह पाऊंगा, क्योंकि यहाँ कोच नहीं है मेरा। लेकिन फिलिपिली गए? नो फाल्को, उस वक्त मेरा कोच फाल्को था। अच्छा, एनियो फाल्को। मैं वहाँ गया, वहाँ ट्रेन किया, ओलंपिक्स में गया। शुरुआत बहुत अच्छी थी, टोक्यो में भी पहला राउंड 25 आउट ऑफ 25 मारा था, सेकंड राउंड ऑल्सो वॉज गुड 24। थर्ड राउंड में थोड़ा रेफरी के साथ प्रॉब्लम हुई, वो लाइन होती है हमारी जैकेट पे बनी हुई, उसकी वजह से। और वहाँ से मुझे लगा कि अब जब मैंने 2 टारगेट मिस कर दिए तो एक गिव अप वाली फीलिंग होती है ना, जब आपका दिमाग कहता है कि नाउ यू आर टू फार फ्रॉम द मिडल, बिकॉज द शूटर्स वर वेरी हाई स्कोरिंग, you know, all the shooters were shooting very high results, and mostly the main top shooters were shooting in my squad. Vincent Hancock,
Jesper and Gabriel Rossetti. So these are the top shooters which were shooting beside you in your squad, and they were not missing the target. And you have missed 3-4 targets, you know. So they were on 100 and you were on 94 or 95, you know. So you realize that you will not make it to the cut. And after that, I am not able to sustain for a longer period. I didn't shoot well in that coming 2 rounds in Tokyo next day. And I finished 117, which is a very mediocre. You were in Rio, you were 9th, but in this one you were 25th. Yeah, look. Okay. Yeah. So I didn't shoot well. I didn't finish well. And the competition was over immediately in the first day, 3rd round, when I shot at 22. That the game is over. So Rio was, I think, my best Olympics so far, because I've shot 2 Olympics, and the Rio was my best, and I was focused. I was more prepared, I think. I didn't prepare very well for Tokyo. I tried my best to prepare, but the scenario was, as I said earlier, that the COVID and all this corona shit. So didn't go well, because in the Olympics you are always with the mask. You have to go every day for the testing, you know, swab testing, and then you have to be in the room. You cannot allow to go only dining hall to eat on a certain time. You have a time schedule for eating, like Indian team will eat from this time to this time. The another team, the athletics team, and so much pressure. And you have to go to the range alone, and you have to sit alone. There is a lot of distance maintenance, you know. So it was. And then you come to know now that it was not even required. Yeah. After all that nonsense, like itni zarurat bhi nahi thi itna karne ki. So I think that Tokyo Olympic Games was very different. Very, very different from Rio. So it was like 2 different games for me. After that, I tried to come back. I changed the coach in 2022. I won the gold medal in Korea. I was focused for Paris. I was preparing very well, but I didn't get it. So let's go back to this after Tokyo, and you know, you went there, you didn't perform well. A lot of people thought that, you know, that you're done, because there are a lot of people who will come and say you're done. Ho gaya ab aap kuch nahi kar sakte. So many people. So many people, yeah. But you went back to ISSF and you won the gold for India, which has never happened. Blessings of your father? I think, yes. He went to his yeah, he was closer to the Allah. From there he was like, you know what, let's fix this. I think I was thinking this only, believe me. And I was thinking that now he is more close to God and he's more near. Like clay idhar se nahi idhar se jayega. But, you know, I think जो भी स्कीट में हुआ है आज तक, चाहे वो कोटा प्लेस और रियो में जब मैं पहली बार जीता था, या वर्ल्ड कप मेडल हो जो मैं 2016 में जीता था, सिल्वर मेडल, या गोल्ड मेडल जो मैं कोरिया में जीता, या मैंने नेशनल चैम्पियनशिप में 100% रिजल्ट दिया, 125 आउट ऑफ 125, सारी चीज़ें दुनिया में, स्कीट में, इंडिया में मैंने पहली बार करी. आई डोंट नो व्हाई. तो मुझे लगता है कि इसके पीछे ये रीज़न है क्योंकि सबसे पुराना शूटर मैं ही हूँ. तो लोगों की जो एक्सपेक्टेशंस होती हैं, या जो मेरी फैमिली या मेरे फ्रेंड्स या मेरे कोलीग्स की भी जो एक्सपेक्टेशन होती हैं, वो मेरे से ज़्यादा होती हैं बनिस्बत के दूसरे नए शूटर से. क्योंकि उन्हें पता है कि अब जैसे क्रिकेट है, 2 प्लेयर खेल रहे हैं, विराट कोहली खेल रहा है सामने और एक तरफ शुभमन गिल खड़ा है ना. तो आपकी जो एक्सपेक्टेशन है वो विराट कोहली से ज़्यादा होंगी इन कंपैरिजन टू शुभमन गिल. एंड मे बी गिल जिता दे, मे बी, पर मेरे मन में विराट कोहली रहेगा. हाँ. हमारे मन में लगेगा यार विराट खेल रहा है, जब तक ये खड़ा है विकेट पर हम हार नहीं रहे कहीं से भी. तो वहाँ पर जहाँ तक मुझे लगता है कि जो मेरे जूनियर शूटर्स हैं या मेरे कोलीग्स हैं, इवन द फेडरेशन, इवन माय कोचेस, दैट आई एम मोर एक्सपीरियंस शूटर देन अदर शूटर. आई हैव बीन टू ओलंपिक्स, आई नो द प्रेशर, आई नो द वर्ल्ड कप pressure, I know everything. So I think I will do better in comparison to the other shooters. But when you don't shoot better, or when you don't perform at your on a top level, you know, on your optimum level, you know, so the question arises is normal. People will start asking questions. So you are a biggest self critique कि मेरे अंदर कमी है.
ग्रेट, पर कई बार आपको लगता है ये ज़्यादा हो जाता है। कैन यू सनी पुल इनके मेडल्स जो हैं उस विकिपीडिया पे जाओ, मुझे वो पढ़ने हैं इनके मेडल्स पे दर्शकों के लिए ना। ही इज वन सो मेनी विकिपीडिया, ठीक है। सेल्फ क्रिटिक के चक्कर में सेल्फ क्रेडिट ज़्यादा नहीं हो जाता, कई बार ज़्यादा क्रिटिसाइज कर क्योंकि दिया। हमारे यहाँ जैसे मैंने बोला कि जो मेजर किया जाता है आपकी काबिलियत को, वो ओलंपिक मेडल से किया जाता है। हमारे यहाँ जो काबिलियत जो नापी जाती है वो गेम्स से जांची जाती है। एशियन गेम्स, कॉमनवेल्थ गेम्स, ओलंपिक गेम्स, जिसमें सबसे बड़ा ओलंपिक गेम्स है। ऑफ कोर्स ओलंपिक गेम्स इज ओलंपिक गेम्स, बट फॉर मी टू विन अ वर्ल्ड कप मेडल इज एज गुड एज विनिंग अ ओलंपिक मेडल। सारे लोग compete कर रहे थे। Because in the Olympics you have only 30 shooters, but in a World Cup you have more than 200 shooters. हाँ। तो आप खुद ही सोच सकते हैं तो वो किस लेवल का कंपटीशन होगा वर्ल्ड कप और ओलंपिक किस लेवल का होगा। तो ये भी मुझे लगता है कि पब्लिक को जानकारी भी नहीं है। पब्लिक क्रिकेट में इतनी बिजी है नहीं, क्योंकि क्रिकेट एक 100 साल से खेला जा रहा है हमारे कंट्री में और आसान है। एक सॉरी टू इंटरप्ट यू, थोड़ा सा इधर घुमाना। 2007 में नेशनल शूटिंग चैंपियनशिप कंपटीशन दिल्ली, सिंगापुर ओपन शूटिंग अगेन, देन नेशनल गेम्स ऑफ इंडिया, देन सिंगापुर ओपन शूटिंग 2008 में कम से कम फिर आप 4 मेडल ले आए, फिर 2009 में 1 2 3 4, 2010 में, 2011 में। तो इतने सारे मेडल, मुझे एक्सेल शीट बनानी पड़ जाएगी आपके मेडल्स की। अभी इसके आपके पास 2023 का भी नहीं है। अच्छा, 2023 का नहीं अपडेट हुआ है। I won the gold medal again in the mixed team in the World Cup. अच्छा, but let me ask you another thing. Don't you feel like slapping person who says कि बहुत एज हो गई है? देखिए मैं इधर आ। देखिए जैसे मैं कहता हूँ कि आप बोलने वाले का मुंह नहीं रोक सकते, मारने वाले का हाथ पकड़ सकते। तो लोग तो बोलेंगे, उनका काम है बोलना। मैं उनके लिए नहीं खेलता हूँ, ये मेरा पैशन है। आप अपने पैशन को किसी और के लिए ख़त्म भी ना करें, ना शुरू करें, ये मेरा अपना मानना है। जिस दिन मुझे लगेगा कि अब मेरे से नहीं हो रहा है या मुझे लगेगा कि नहीं अब बस बहुत हो गया, उस दिन मैं बंदूक बंद कर दूंगा और फिर कभी शायद शुरू भी ना करूं। लेकिन जब तक मुझे लगेगा नहीं, जैसे मैं बोलता हूं कि जब तक मैं जीतूंगा नहीं, जब तक मैं छोड़ूंगा नहीं। तो मेरी अब लड़ाई है एक तरीके से, अब ये मेरी अपने से लड़ाई है, ये मेरी अपनी लड़ाई है। आई हैव टू बीट माई सेल्फ। मेरा कोई कंपटीशन विंसेंट हैनकॉक, रोसेत्ती और जो महलबा, दुनिया के जो टॉप शूटर, उनसे नहीं है। मुझे उस दिन, जिस दिन मैं कंपटीशन में उतरूंगा, जो भी मेरा कंपटीशन आने वाले अब टाइम में पहला कंपटीशन होगा, उसमें मेरी लड़ाई महराज अहमद खान से है कि मुझे ही बीट करना है। जिस दिन आप अपने को बीट करना शुरू कर दोगे ना, आई थिंक यू आर ऑन द टॉप ऑफ द वर्ल्ड। आदमी जब भी हारता है जब वो अपने से नहीं दूसरे से कॉम्पीट करने लगता है। तो आपने एक क्रिकेट वाली दुनिया क्यों छोड़ी शूटिंग के लिए? लाइक समथिंग इन विच इज एवरीबॉडी वांट्स टू गेट इट। मौका नहीं मिला, या मेरे पास उतनी उस लेवल की सिफारिश नहीं थी उस वक्त जब मैं खेला करता था, या हो सकता है मेरा खेल उस लेवल पे ना हो जो मुझे लगता था कि अच्छा है, पर सेलेक्टर्स को ना लगता हो। कई लोग सिफारिश की बातें कर चुके हैं, कई लोग मुझसे बोल चुके हैं। क्या है सीन, अगर आप डिस्कस करना चाहें तो? क्या नहीं, सिफारिश देखिए, मुझे टू बी वेरी फ्रैंक उस वक्त कोई आइडिया नहीं था कि क्रिकेट में सिफारिश भी चलती है। मैं तो हमेशा से यही सोचता था कि आप अच्छा खेलोगे तो आपका सिलेक्शन हो जाएगा। मैं अच्छा खेला सिलेक्शन में, पर सिलेक्शन नहीं हुआ, तो मुझे लगा कि मेरे खेल में कुछ कमी होगी। फिर मैंने और मेहनत करी अगले साल, उसके बाद फिर मैं सिलेक्शन में गया, फिर सिलेक्शन नहीं हुआ। मुझे लगा कि मेरा ही खेल ख़राब है, क्यों टाइम वेस्ट करूँ, किसी और स्पोर्ट में ट्राई करो, अभी आप यंग हो। तो मैं शूटिंग में चला गया। इन दी एंड मुझे तो इंडिया को रिप्रेजेंट करना था, वो मैंने कर लिया। ओलंपिक में एथलीट हैं, शूटर्स हैं, प्लेयर्स हैं, स्पोर्ट्समैन हैं, उनकी फेडरेशन के साथ मिसट्रीटमेंट की कहानियां हैं। गवर्नमेंट बॉडी से सपोर्ट नहीं मिल रहा है, अलग अलग इश्यूज हैं, बहुत सारे हैं। तो आपने एक चीज़ तो क्लैरिफाई कर दी कि आपका फेडरेशन बहुत ट्रांसपेरेंट है, लेकिन आपका एक और इंटरव्यू में देख रहा, उसमें आपने कहा कि जो समर्थन इतने महंगे गेम के लिए हमें चाहिए, वो समर्थन सरकार से नहीं मिलता। तो पहले तो ये समझाइए महंगा गेम क्यों है, उसके बाद सरकार वाला जवाब दीजिए। महंगा इसलिए क्योंकि एमिनेशन और टारगेट की कॉस्ट बहुत महंगी है। आज की तारीख में अगर आप नॉर्मल एमिनेशन भी यूज़ करते हैं विच इज़ नॉट टॉप क्वालिटी, वो 40 रुपए के करीब है एक कारतूस।
और सुबह से लेकर शाम तक कितनी चल जाती है? जो प्रोफेशनल एथलीट हैं वो 600 से 700 कारतूस चलाते हैं पर डे। ये डायलॉग तो किसी फिल्म में, क्या इतनी गोलियां चलेंगी कि जो उनके खोखे बेचेगा वो करोड़पति बन जाएगा। तो बहुत महंगा स्पोर्ट है। प्लस अगर आप जैसे आज की डेट में कोई कोच हायर करते हैं, इंटरनेशनल कोच, फॉरेन कोच जिसे हम बोलते हैं, उसकी जो मिनिमम फीस है वो स्टार्ट होती है 250 यूरो से लेके 350 और 400 यूरो पर आवर। हाँ, तो अगर आप इंडिया से इटली जा रहे हैं तो आप 1 घंटा कोचिंग करने तो जाओगे नहीं, कि सुबह 9 से 10 बजे आपने ख़त्म करी क्लास और आप पूरा दिन आप क्या करेंगे। तो मोस्टली लोग 4 घंटे ट्रेन करते हैं कोचेस के साथ, तो वो करीब 1000-1200 यूरो, 1400 यूरो। फिर इटली में रहना, ट्रांसपोर्ट, फ्लाइट, होटल, फूड, योर जिम ट्रेनर, योर फिजिकल ट्रेनर, और आपका फिर टेक्निकल कोच, मे बी इफ यू नीड ए स्पोर्ट्स साइकोलॉजिस्ट फॉर सम डेज। तो आई थिंक पूरा 15-20 दिन की ट्रेनिंग में यू स्पेंड ऑलमोस्ट 25 लाख रुपए, 20 से 25 लाख, विच इज़ अ लॉट ऑफ मनी इन कंपैरिजन टू अदर स्पोर्ट्स। अब फुटबॉल में क्या, जूते लिए, एक बॉल लिया, आपने खेलना शुरू कर दिया, उसमें कोई ऐसा इक्विपमेंट की ज़रूरत नहीं है। या क्रिकेट ही है, आपने 2-4 बैट खरीद लिए, आप खेल रहे हैं। अब ये तो है नहीं कि आपको रोज़ाना एक नया बैट 50,000 रुपये का चाहिए या 1 लाख रुपए का भी बैट आता है, पर आपको रोज़ नहीं चाहिए वो। टेनिस रैकेट है, टीटी है, बैडमिंटन है, जूडो है, बॉक्सिंग है, इसमें वो खर्चे नहीं है जो क्ले टारगेट शूटिंग में है। शूटिंग में एयर पिस्टल, एयर राइफल भी है, उसमें सस्ता है थोड़ा, क्योंकि आपने एयर पिस्टल एक बार खरीद ली, उसके बाद आपको सिर्फ पायलट चाहिए या फिर कोच चाहिए या रोल चाहिए जिस पे आप शूट करते हैं। अगर वो कंपैरिजन अगर आप करें शॉटगन से, तो अगर आप 1 करोड़ रुपए एक साल में या 1.5 करोड़ रुपए खर्च कर रहे हैं शॉटगन में, तो वो काम आप 25-30 लाख रुपए में एयर पिस्टल पे कर रहे हो, तो 3-4 टाइम्स महंगा है इन कंपैरिजन ऑफ एयर पिस्टल टू शॉटगन। और आप लोगों को बजट कितना मिले? बिकॉज यू द टॉप एथलीट ऑफ दिस गेम इन दिस कंट्री। कुछ बजट मिलता है सरकार से? कुछ भी नहीं नहीं, इफ देयर इज अ व्हाट डू यू कॉल्ड साई की स्कीम है, उसे कहते हैं टॉप्स, टारगेट ओलंपिक पोडियम स्कीम। और अभी नया बच्चों के लिए शुरू किया है खेलो इंडिया प्रोग्राम, और NCOE प्रोग्राम है जो नेशनल सेंटर ऑफ एक्सीलेंसेस हैं, उसके अंदर वो आपके टैलेंट को देखकर आपको थोड़ा सपोर्ट कर रहे हैं। अभी हमारे टाइम में नहीं था जब हम जूनियर थे, अभी शुरू हुआ है रिसेंटली, कपल ऑफ ईयर्स बैक। तो टॉप्स में आप जब आते हैं, जब आप या तो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी शूटर हैं, जैसे आप ओलंपिक्स में जीते हुए हैं, जैसे नीरज चोपड़ा हैं या PV सिंधु है या आपके मनु भाकर है, या और शूटर हैं जो कॉमनवेल्थ मेडलिस्ट हैं या एशियन गेम्स मेडलिस्ट हैं, तो वो टारगेट ओलंपिक पोडियम स्कीम में आ जाते हैं। उसमें गवर्नमेंट आपको सपोर्ट करती है, आपकी शूटिंग को, आपके कोच की फ़ी, आपका ट्रांसपोर्टेशन, आपका एयरफेयर। डू दे पे इट कंप्लीटली और डू एक्सपेक्ट यू टू पे? नो, उसमें कंप्लीट पेमेंट होती है। हाँ, जो आप मांगते हैं उनसे, आप एक प्रपोजल बना के देंगे ना कि मैं 1 अप्रैल से लेके 25 अप्रैल तक 15 दिन में इटली में रहना चाहता हूँ या 20 दिन इटली में रहना चाहता हूँ। उस दिन में कोच की फ़ी ये है, उसमें होटल का मेरा इतना है, मेरा खाने का खर्चा इतना है, मेरा एमिनेशन का इतना है। तो उसके अंदर वो आपको इमीडिएटली 90% आपके अकाउंट में ट्रांसफ़र कर देते हैं। वो MOC की एक मीटिंग होती है, मिशन ओलंपिक सेल की, उसके अंडर वो आपको चेक करते हैं कि आपने जो मांगा है वो ठीक भी है, लॉजिकल है, या आप अननेसेसरी फंड्स कर रहे हो। तो उसमें कुछ चीज़ें हैं जो क्राइटेरिया है उनका, जो जैसे लॉजिंग एंड बोर्डिंग का एक क्राइटेरिया है, वो उसमें 150 यूरोज आपको देंगे कि जी आप, ये तो है नहीं कि आप जाकर वहाँ 7 सितारा या 8 सितारा होटल में ठहरोगे, तो यू विल इन अ कंफर्टेबल होटल। तो वो आई थिंक टॉप स्कीम इज द बेस्ट स्कीम वी हैव। और जब यू क्वालिफाई फॉर इट? No, I have qualified, अच्छा, but not now. As at the moment, I don't have. I'm not coming under the top scheme. So the first time it introduced in 2015, when I won the qualification for the Rio. तो सब उस वक्त मुझे उन्होंने सपोर्ट करी, and they have spent money whichever I ask. जो भी मैंने मांगा उन्होंने मुझे प्रोवाइड किया। लेकिन उसके बाद फिर मैं टोक्यो में आया तो कोविड वगैरह था, तो उतना पैसा हम खर्च नहीं कर पाए, क्योंकि एंड में ही हम ट्रैवल किया बहुत। 2020 कहीं ट्रैवल नहीं किया पूरे, और 21 में सीधा बस 1.5-2 महीने हम इटली में रहे। वो खर्चा उन्होंने टॉप्स से दिया। लेकिन उसके बाद मैं टॉप्स में नहीं रहा फिर आफ्टर द टोक्यो, एंड अभी कितने साल हो गए, आज 3 साल हो गए
तो 3 साल से कोई सपोर्ट नहीं है। बट सपोर्ट क्या है? सपोर्ट वो है जैसे सिलेक्शन होती है, नेशनल चैम्पियनशिप होती है, उसके बाद टीम सिलेक्शन ट्रायल होते हैं। अगर आप टीम में आ जाते हैं टॉप 3 में, इंडिया की टीम हमारी 3 लोगों की होती है, तो उसके बाद गवर्नमेंट जो कैंप लगाती है, ट्रेनिंग कैंप बिफोर प्रायर टू वर्ल्ड कप और प्रायर टू एनी कॉम्पिटिशन, उसमें ट्रेनिंग कैंप होता है, उसमें एमिनेशन टारगेट फ्री मिलते हैं आपको रहने को। अगर आप दिल्ली के नहीं हो तो एकोमोडेशन, एयर फेयर अगर आप दिल्ली के बाहर से आ रहे हो वो प्रोवाइड करते हैं। और फिर आप जब वर्ल्ड कप के लिए जाते हैं किसी भी कंट्री में तो वो पूरा खर्चा गवर्नमेंट करती है। तो ये जो इटली जाना पड़ता है इस तरह की शूटिंग की प्रैक्टिस समझने के लिए, कोचिंग के लिए, उस तरह की फैसिलिटीज भारत में बनाने की कोशिश की जा रही है? नहीं, इटली में कोई ये नहीं है कि वहाँ रेंजेस बहुत अच्छी हैं। छोटा कंट्री है लेकिन 300 रेंजेस हैं वहाँ। हाँ, और शॉटगन के लिए इटली इज़ लाइक अ मैका ऑफ शूटिंग। जैसे आप लॉर्ड्स को कहते हैं, विम्बल्डन है जैसे टेनिस में, ऐसे ही शूटिंग के लिए इटली में जो रेंजेस हैं वो बहुत वेल इक्विप्ड और वहाँ आसानी बहुत है। एमिनेशन की तो कोई भारत सरकार की तरफ से कोशिश की जा रही है यहाँ करी जा रही है। ये मैंने बताया ना आपको, खेलो इंडिया प्रोग्राम, और यहाँ पे बनाने की बनाते हैं रेंजेस यहाँ बनी हुई है। दिल्ली रेंज इज वन ऑफ द बेस्ट रेंज वी हैव। अच्छा, या इज वन ऑफ द वर्ल्ड वो क्लास। जो किले के पास है, कर्णी सिंह रेंज, जी जी जी, मैं वहीं ट्रेन करता हूँ। जो ये किला है हमारा जी, सूरजकुंड के रास्ते में। सूरजकुंड किले के पास, जी जी, इज वन ऑफ द बेस्ट रेंज इन द वर्ल्ड, वन ऑफ द टॉप 10 रेंजेस में इसका नाम है। तो इक्विपमेंट, इंफ्रास्ट्रक्चर वी हैव, I think we have everything, talent we have. Only we need to little specify the talent, you know, कि टैलेंट को वेस्ट ना होने दो। क्योंकि आदमी 1 साल 2 साल मेहनत करेगा, 3 साल मेहनत करेगा, अगर उसे लगेगा कि कुछ सपोर्ट सिस्टम नहीं है वो छोड़ के चला जाएगा। उसकी फैमिली उसको प्रेशराइज करेंगे कि आप पढ़ लें। आप यंग एज वाले बच्चे ज़्यादातर अब 20 साल 22 साल, जैसे मनु बाकर है 22 साल की है उम्र है, तो वो क्यों शूटिंग में अपना टाइम वेस्ट करें? इससे अच्छा आप पढ़ लो, कुछ जॉब वगैरह कर लो, आप बिजनेस कर लो। तो आई थिंक गवर्नमेंट इज डूइंग देयर बेस्ट जो वो कर सकते हैं। लेकिन इंडिया इज अ बिग कंट्री। हाँ, या आप सबको सेम चीज़ अकोमोडेट सबको एक साथ नहीं कर सकते। जी जी। ये ISSF में आपने 2 बहुत मुश्किलों का सामना किया था जब आप गोल्ड जीते थे। आई एम सॉरी, मैं थोड़ा पीछे जा रहा हूँ, ISSF के डिस्कस कर रहा हूँ, क्योंकि मैंने ये सवाल लिखा हुआ था क्योंकि शायद आपने आफ्टर सनसेट शूटिंग करी थी वहाँ पे, बिल्कुल अंधेरा हो गया था। अंधेरा हो गया था, और उसके बावजूद आप गोल्ड जीत गए थे। और वहाँ पे आपको मतलब मैं सरप्राइज हो गया कि आपने वहाँ पे किया कैसे ये इतना बड़ा कारनामा। वो ये, जब ऊपर वाला देता है तो कहते हैं ना छप्पड़ पार कर देता। उस दिन मेरा ही दिन था। एक दिन बहुत ज़रूरी है, जैसे क्रिकेट में कहते हैं ना आज इनका दिन था, 100 कर दिए, 200 कर दिए, ऐसी शूटिंग में भी होता है कि आज दिन था, वो जीत गए आप। आपने अपना फोकस और अपनी जो डेडिकेशन थी वो वहाँ दिखा दी आपने, कि जो आपको पता है आपने उसी को यूज़ किया, कोई एक्स्ट्रा एफर्ट नहीं किया। 3 लोगों को इस बार मेडल मिला है। हैनकॉक को US में गोल्ड मिला है, CL प्रिंस अगेन US, उसको सिल्वर मिला है। ब्रॉन्ज चाइनीज ताइपे के MY ली को मिला है। 3 लोगों को इसमें मिला हुआ है। एक और सवाल है, इस बार जो ओलंपिक हुआ है उसमें बहुत सारे एथलीट्स हैं जो अकोमोडेशन के बारे में डिस्कस कर रहे हैं कि घटिया अकोमोडेशन दिया गया है, या फिर जो जहाँ स्पोर्ट्स हो रहे हैं वो जगहें अच्छी नहीं है। बहुत सारे एथलीट्स ने कंप्लेन करी है, तो उस पे आपका क्या कहना? पर ये आपको लगता है नॉर्मल है कंप्लेन करना? नहीं, देखिए लोगों कॉमनवेल्थ की बहुत कंप्लेन की गई जो हमारे यहाँ हुआ था। कंप्लेन तो लोग करते हैं, क्योंकि कोई 100% तो कोई भी नहीं, इतने लोगों को अकोमोडेट करना एक बार में इज़ नॉट ईजी फॉर देम ऑल्सो, कोई भी कंट्री हो उसमें। तो आई थिंक कहीं ना कहीं कमी तो रही जाती है, लोग उसी कमी को पकड़ कर बैठ जाते हैं। आई थिंक जो सबसे तो रियो और टोक्यो में कैसा आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा? जापानीज, यू नो, दे आर वेरी पर्टिकुलर अबाउट थिंग्स। जापान में कोई भी चीज इधर से उधर नहीं थी। अच्छा, परफेक्शन था। और रियो ओपन था, कोविड नहीं था, तो सब कुछ खुला था। लेकिन बीइंग कोविड के टाइम में उतनी रिस्ट्रिक्शंस के साथ जापान वाज वेरी वेरी पर्टिकुलर। तो रियो से फैसिलिटीज की अगर आप कंपैरिजन करते हैं रियो से जापान की, तो जापान बेटर था? फैसिलिटीज ऑलमोस्ट सेम थी, क्योंकि रियो का जो गेम्स विलेज था और जो जापान का गेम्स विलेज, वो मेरे हिसाब से दोनों बहुत बहुत ज़्यादा सिमिलर थे। ओनली दे हैव यूज द कार्डबोर्ड बेड्स विच पेरिस में भी अभी यूज हुए हैं, बट दे वर वेरी स्ट्रॉन्ग। यू कैन जंप ऑन इट ऑल्सो। आई हैव ट्राइड ऑल्सो एंड देन डिडंट ब्रेक। सो था, लेकिन जो रूम्स थे वो जापान में वो थोड़े छोटे थे इन कंपैरिजन ऑफ रियो।
रियो में थोड़े बड़े रूम्स थे और खुले खुले अपार्टमेंट टाइप बनाए थे उन्होंने। खाना बहुत अच्छा था दोनों ही जगह, जापान में भी और रियो में भी। इंडियन लोगों को इंडियन खाना मिलता है या उनका ही खाना खाना? नहीं, वी हैव इंडियन काउंटर। अच्छा। हाँ, टोक्यो में स्पेशली वी हैव अ इंडियन काउंटर एंड ऑल्सो फॉर द मुस्लिम कंट्रीज दे हैव हलाल काउंटर। अच्छा। They serve halal meat. Yeah. So on the ground you will see the green line is going towards vegetarian food, and then you will see the halal sign going towards the halal area. So and there is another written that there's a pork served. So you cannot go there. Yeah. Being a Muslim, I don't go there. I know, I agree. So, so it's very, and the amount of food and the सबसे अच्छी बात पता है क्या है ओलंपिक विलेज में, कि डाइनिंग हॉल कभी बंद नहीं होता। अच्छा, 24 आवर खुला? बिल्कुल। पर एथलीट जाते भी नहीं होंगे खाने के लिए? अरे आप जाके देखिए। अच्छा, क्योंकि एथलेटिक जो ट्रैक एंड फील्ड है ना वो रात को होता है। अच्छा। बाय द टाइम वो ख़त्म करते हैं अपना स्पोर्ट, पैकअप करते हैं, मसाज वसाज कराते हैं वहाँ पर साउना में या आइस बाथ्स लेते हैं, जब तक वो आते हैं तो 2-3 बज रहे होते हैं रात के और वो भूखे होते हैं। पर मुझे इसी बात पे आपसे एक और बात पूछनी है कि आप लोग तो चलो खा सकते हो, कोई इशू नहीं है, बेचारे कुश्ती वाले रह जाते हैं उसके चक्कर, वो तो वेट रेंज होता है उनका। देखिए जैसे हमारी मैं यही बोल रहा था फोगाट, वो बेचारी उनको निकाल दिया। That's a very big setback for India. She would have won the gold. Yeah, definitely. She was so strong. बिल्कुल। उन्हें ऐसा लगा उनका ओलंपिक चल रहा था ये वाला। She was right there. मुझे लग रहा था कि ये गोल्ड आ जाएगा। हाँ। लेकिन वही है कि हम नीरज ने डिसअपॉइंट नहीं किया थोड़ा सा? नहीं, नीरज ने डिसअपॉइंट नहीं किया, नीरज ने अपनी तरफ से बेस्ट किया। 5 फाउल मारे भाई ने। नहीं, फाउल नहीं, वो फाउल नहीं थे। अच्छा। वो फाउल नहीं थे, अगर आप गौर से देखते ना, ही वाज आफ्टर दैट अरशद नदीम्स थ्रो ना, ही वाज लिटिल कॉन्शियस, रैटल नो, यू कैन से ही इज लिटिल कॉन्शियस। अब आपने 90 मीटर फेंका नहीं है और वो 93 के पास फेंक दिया ऑलमोस्ट, तो आपको उसे क्रॉस करने के लिए 93 मारना पड़ेगा ना। इट वाज 92.97, सो इट्स ऑलमोस्ट लाइक 93 सेंटीमीटर्स, यू नो। तो अब मैं हूं जैसे शूटिंग लैंग्वेज में बोलता हूँ, मैंने कभी जैसे वर्ल्ड चैंपियनशिप में 125 नहीं मारे, 124 नहीं मारे, और मुझे मालूम है कि जीतने के लिए मुझे 125 मारने हैं, तो मैं थोड़ा अंडर प्रेशर तो आ ही जाऊंगा। मेरा फोकस लेवल रिजल्ट ओरिएंटेड हो जाएगा इमीडिएटली, टेक्निक छोड़ दूंगा मैं, दिमाग में मेरे फॉरन स्कोर आ जाएगा। तो मुझे जहां तक लगता है कि उस वक्त नीरज अपनी टेक्निक को छोड़कर स्कोर पे फोकस था कि मुझे ये 93 मार्क करना है। And he tried his best, but being 2 medals back to back is not easy also. Gold and silver is good. Is very good. वो अरशद का दिन था उस दिन बस। हाँ। अरशद की बॉडी भी देखो ना, इतना लंबा चौड़ा है। नहीं, बात लंबा चौड़े की नहीं है, पर पिछले ओलंपिक्स में भी तो था लंबा, तो जब भी था, छोटा नहीं था ना। तो वो नीरज का दिन, वो उस दिन नीरज का दिन था। पर मुझे नहीं लगता, मुझे नीरज जैसे लगता है कि जैसे नीरज जो है, मुझे लगता है वो दिन विन का चक्कर नहीं है। वो 2 तरह के लोग हैं ना, एक वो होते हैं जिनका दिन होता है, एक वो होते हैं जो मतलब इनका इतनी अच्छी प्रैक्टिस होती है कि उनका दिन ही रहता है। आई थिंक नीरज वाज वेरी कंसिस्टेंट विद हिज थ्रो। आप देखो, अगर सारा उसका पीछे आप ये लास्ट ओलंपिक गेम्स देखिए, एशियन गेम्स देखिए, कॉमनवेल्थ देखिए, कंसिस्टेंसी बहुत है, हर बार 89 प्लस है। कभी भी ये नहीं है कि जो मेडल जीता 85 पे जीत गया या 86। और जब भी मतलब इट डजंट मैटर कि सिल्वर वाला कहाँ गया था, इट डजंट मैटर, उसका अपना एक स्टैंडर्ड है, वहां तक ले जाता है वो हमेशा। अब आपको ये नहीं पता होगा कि लास्ट टाइम सिल्वर कौन जीता था टोक्यो में, क्योंकि ये नॉट इंडियन इज ए ह्यूमन मेंटालिटी। सेकंड नंबर को कोई याद नहीं रखता, गोल्ड याद रखते हो आप। लेकिन नीरज चोपड़ा इंडिया से, तो इसलिए हमें पता है कि वो सिल्वर जीता है, पर आप टोक्यो में कौन जीता सिल्वर ये नहीं बता सकते। पर इसको भी तो देखिए ना आपकी, जिस जनता को 4 साल बाद ओलंपिक देखने को मिल रहा है, वो क्रिकेट में इतनी बिजी है, और क्रिकेट से बच जाता है तो थोड़ा बहुत वो कबड्डी देखती है, और फिर 2-4 और गेम्स हैं उसके जो पॉपुलर किए गए हैं बहुत ज़्यादा। उस जनता को क्या ब्लेम करना, उसको क्या याद है क्या नहीं याद है, क्योंकि ओलंपिक्स में जितने भी मेडल्स मिलते हैं सब, असल में ओलंपिक बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म है, और हम उस लेवल पर अभी सोचते नहीं हैं। हम ओलंपिक को वो सोचते हैं कि अच्छा अब 4 साल बाद आएगा, तो हम अभी जैसे 2028 में LA आएगा, तो हम इसके बारे में सोचना शुरू करेंगे 2027 में कि अगले साल ओलंपिक्स है। पर जो लोग 2028 के बारे में सोच रहे हैं ना, वो 2022 से सोच रहे हैं। उनके लिए पेरिस ओलंपिक्स एक पड़ाव था सिर्फ, वो फोकस कर रहे हैं अभी 28 पर। उनकी जो बी टीम है वो ज़रूर ओलंपिक्स में गई होगी एज ए रिजर्व शूटर और एज ए रिजर्व प्लेयर। मैं शूटर इसलिए बोलता हूँ कि मेरे दिमाग में शूटिंग रहता है,
एज ए प्लेयर रिजर्व जरूर गए होंगे टू सी कि वहाँ क्या होगा, वहाँ खाना कैसा होगा, वहाँ सोगे कैसे, वहाँ रिकवरी का क्या सिस्टम होता है, वहाँ बस टाइमिंग कैसे चलती है, वहाँ ट्रांसपोर्टेशन कैसे चलता है, हर वक्त आपके गले में एक्रीडेशन रहता है, आपको इसके साथ ही हर वक्त मूव करना। तो ये प्रिपरेशन है, ये 6 साल पहले शुरू कर देते हैं, 8 साल पहले आपके घर में लगा दिया लाकर उन्होंने LA गोल्ड मेडल। आपको रोज सुबह उठ के वही देखना, आपके ब्रश पे LA गोल्ड मेडल लिखा हुआ है, आपके स्पून पे LA 2028 लिखा हुआ है, मगर आप आँख खोल रहे हो आपको सिर्फ LA ही नज़र आ रहा है या पेरिस नज़र आ रहा है, जो भी आपने जैसे भी किया है। तो ये बहुत ज़रूरी है एथलीट के लिए यहाँ पर। वो भी तो देखो ना, 8 बिलियन लोगों में कम्पीट कर रहे हो, उसमें 3 लोगों को मिलना है। अगर आप देखो, अदरवाइज देखो, ये भी तो सबसे बड़ा प्लेटफॉर्म है। जी जी जी, क्यों लोग ओलंपिक मेडलिस्ट को सराहते हैं? हाँ। इसीलिए सराहते हैं क्योंकि आप दुनिया के माइकल फेल्प्स जैसे लोग हैं जिन्होंने नरक मचा रखा है बिल्कुल। अब माइकल फेल्प्स के बारे में तो ना ही बात करें तो बेटर है। ऐसे लोग जिन्होंने जेन्युइनली नरक मचा रखा, उसैन बोल्ट टाइप के लोग, मतलब गोल्ड जीत के रख दिया उन्होंने तो। अब जैसे हमारे यहाँ विंसेंट हैनकॉक है, जी जी, 4 गोल्ड मेडल जीत गए, 5 ओलंपिक में पार्टिसिपेट किया और 4 गोल्ड जीत गए। वो मिक्स टीम में भी बस रह गए, वरना वो भी गोल्ड मेडल ही था। तो अब उसको पकड़ना थोड़ा मुश्किल है आने वाली पीढ़ी के लिए मेरे हिसाब से, क्योंकि 4 गोल्ड मेडल जीतने के लिए आपको कम से कम 4 ओलंपिक में तो जाना ज़रूरी है, और 4 ओलंपिक का मतलब हो गया सीधा 16 साल। अब 4 साल आप प्रिपरेशन भी करोगे, तो पहले तो आप 20 साल का कैरियर मान के चलो कि 20 साल आपको ओलंपिक्स में देने हैं, विच इज़ अ वेरी लॉन्ग पीरियड। अब मुझे रियलाइज़ होता है कि 30 साल मैंने दे दिए, काफ़ी साल देती। अच्छा, एक और सवाल है कि मैंने बहुत लोगों से सुना कि स्पेशली जो ओलंपिक जो चाइना में हुए थे, उसमें चाइनीज अथॉरिटीज ने बायसनेस दिखाई अपने लिए कि ताकि हमारी टीम जीत जाए, और मैक्सिमम थोड़ी बहुत बायसनेस तो हर कंट्री में। मैं जानना चाहता हूँ उसके बारे में कि क्या होता है वो बायसनेस। देखिए हमारे स्पोर्ट में बहुत मुश्किल है एक तो होना, क्योंकि सब कुछ सामने होता है, उसमें हिट और लॉस ही है, उसमें इतना नहीं होता। जहाँ ये पॉइंट सिस्टम वाले स्कोर्स है ना, जैसे बॉक्सिंग है या रेसलिंग में हमें आइडिया नहीं होता लेकिन वो पॉइंट दे देते हैं, वहाँ थोड़ा हो सकता है। लेकिन एथलेटिक्स में आपके सामने दौड़ रहा है, उसमें क्या बायसनेस है, जो क्रॉस कर गया पहले वही जीता। एक स्विमिंग है जैसे, वो जो उठाते हैं, वजन उठाते हैं, हाँ उसमें हो सकता है। उसमें मैंने सुना था कि मतलब एक लड़की थी, उसको 136 वाले गोल्ड मिल रहा था, पर एक लड़की थी उसको उन्होंने वेट ही नहीं बढ़ाया, 136.5 करा ही नहीं उसके लिए, तो वो 134 135 उठा दे, उसको सिल्वर मिला, 136 वाले गोल्ड दे दिया उन्होंने, लेकिन उसका वेट ही नहीं इंक्रीज करा, ऐसा सुना है मैंने, ऐसा एक कंप्लेंट आई थी। मुझे इसकी कोई जानकारी नहीं है। इस तरह से डिस्क्रिमिनेशन आप ये कह रहे हैं आपके स्पोर्ट्स में नहीं हो सकता? मुश्किल है, हमारे स्पोर्ट में बहुत रेयर है, हमने कभी देखा भी नहीं। पर ये होता है, जिन देशों में होता है वो कर लेते हैं, थोड़ा बहुत हो सकता है, मगर बहुत नहीं हो सकता, क्योंकि अब क्या है, मीडिया, टीवी, रिप्लेस, हर एक के पास फोन, हर चीज रिकॉर्ड हो रही है। इट्स वेरी वेरी डिफिकल्ट। मुझे नहीं लगता कि बाइस्ड है, और मोस्टली जो रेफरीज होते हैं वो इंटरनेशनल होते हैं, वो सेम कंट्री के नहीं होते हैं, इसीलिए रखे जाते हैं वो, कि अगर चाइना का प्लेयर है तो चाइना या जर्मनी का मैच है। पर अब चाइना में हो ना, अब भले इंटरनेशनल रेफरी हो कहाँ पे, वो देखो ना, पिस्तौल उठा के आपको अंदर कर दिया चाइनीज ने। बट वो रेफरी डिफरेंट होगा। हमारे स्पोर्ट में कोई भी चाइनीज रेफरी नहीं था जब चाइना में हो रहा था बीजिंग ओलंपिक्स, तो कोई चाइनीज रेफरी नहीं थे। साइडलाइन एक इसकी बात कर लेते हैं, पेरिस ओलंपिक की जो शुरुआत थी, जो इसका बहुत ज़्यादा ही विरोध हुआ, स्पेशली क्रिश्चियन देशों ने बड़ा विरोध करा, क्योंकि उन्होंने, आपको लगता है ये करने की ज़रूरत थी उनको ओलंपिक्स में, विच इज़ वर्ल्ड स्पोर्ट्स, सबके गेम है। असल में क्या है, हर आदमी को अपने को फेमस करना है। एक बार फोटो दिखाना जरा उसकी, जो लास्ट सपर वाली दिखाई है, मैं देखता हूँ सर ने वो पिक्चर वो ऑब्जर्व करी ढंग से नहीं करी। हाँ, वो जो बैठे हैं बहुत सारे लोग। हाँ, लेकिन उसमें एक और इंटरेस्टिंग चीज आपको ऑब्जर्व करवाता हूँ मैं आपको दिखाता हूँ ना, अभी वो बहुत इंटरनेशनली बहुत डिस्कस हुआ है। वो देखिए, वो जो दिख रहा है ब्लर कर दिया है, ब्लर किया गया है, उसके टेस्टिकल्स बाहर थे। ओके, मतलब इस हद, और उसके बाद ये रिपोर्ट आई कि भैया ये जानबूझ के था, कि मतलब ये जो इनका वोक कल्चर जो भी है इनका, वो जानबूझ के किया था उसने इस तरह के काम को। तो ये मेरा ये सिर्फ इतना सा कहना है कि ठीक है, आपको जो करना है आप करो यार, ये वर्ल्ड इवेंट है ना, इसमें क्यों पंगे ले रहे हो आप? मतलब आपके अपने देश का थोड़े, फ्रांस का करा लो, उसमें तुम्हें नंगे घुमा लो, आई डोंट केयर, पर ये वर्ल्ड इवेंट है, यहाँ मत ऐसी हरकतें करो। बट वही वाली बात है, नहीं ये तो गलत है अगर ऐसा हुआ है, क्योंकि दिस इज नॉट राइट। मुझे ये बहुत अजीब लगा इस वाला ओलंपिक में, तो इट वाज हॉरिबल व्हाट दे डिड।
लास्ट सवाल है मेरा आपके लिए, आपकी वाइफ को लेकर के। जरा नाम है उनका। ज़ारा अली खान। ज़ारा, अच्छा मैं ज़रा, सॉरी आई अपोलोजाइज। ज़ारा जी, वो भी शूटर है? ऐसे फॉर फन। अच्छा शी इज नॉट अ प्रोफेशनल। अच्छा। शी इज नॉट अ प्रोफेशनल, just for fun sometimes she shoots। अच्छा, and how much does she support you, like because you know 100%। usually पत्नियां बोलती हैं यार पैसे कमा लो यार। नहीं मैं मतलब। तो पेरिस के बाद ही छोड़ने वाला था। उन्होंने कहा कि नहीं मुझे एलए भी चाहिए आपसे। तो मैंने सीरियसली ना, मतलब अब ले आओ यार कुछ तो। नहीं वो मुझसे बोलती हैं रोजाना हाँ, सुबह उठ के हाँ कि कुछ भी करो मुझे एलए मेडल चाहिए। आई डोंट केयर तुम मर रहे हो, तुम जिम में चिल्ला रहे हो, गर्मी में हाथ 2 रंग के हो गए हैं। हाँ यार हो गया भाई, एक बार दिखाना प्लीज, दिखाना कैमरे को दिखाओ। ओ माय गॉड, ओ माय गॉड, ओ माय गॉड, Hard work। या सो यू आर सो फेयर। टैन हो गया हूँ बिल्कुल। धूप में डेली ट्रेन करना है 6 से 8 घंटे, नॉट इजी जॉब। तो सुबह आजकल आपको पता ही ह्यूमिडिटी किस लेवल पर है इंडिया में, द टैनिंग। सो कोई आई एम वेरी प्राउड ऑफ हर बाय द वे। स्किन क्रीम कोई काम नहीं करती है, सब ट्राई कर लिया, SPF 50, 80, 90। हाथ काले होने हैं, पैर बिकॉज ऑफ द शॉर्ट्स काले होने दो। लेकिन मेरा एक ही गोल है। लोगों ने अभी सोचा नहीं है कि LA में क्या होगा, पर मुझे पता है क्या होगा। मैंने अभी अपने आप को ड्रीम कर रहा हूँ कि जो हॉलीवुड की जो पिक्चर है ना, वो हॉलीवुड लिखा होता है, वहाँ नीचे खड़े होकर मुझे फोटो खिंचानी है मेडल के साथ। खत्म, बस पीरियड, फिनिश। बस यही चाहिए हमको। और आप जो नए बच्चे हमारे अभी इस शो को देख रहे हैं, उनके लिए आपका क्या संदेश है? मेरा संदेश है यही है कि लड़ते रहो अपने आप से, डोनाल्ड ट्रम्प की तरफ फाइट। बिल्कुल। हार्डवर्क से पीछे मत हटो, और कभी ये मत सोचो कि अगर एक बार हार गए हो तो शायद जीतोगे नहीं ना। जब तक हारोगे नहीं तो जीतने का मजा भी नहीं आएगा। और आप हारते पता है कब हो? जब आप गिव अप कर देते हो। जिस दिन आपने बंदूक बंद कर दी, आप कभी जीत नहीं पाओगे फिर। तो जब तक बंदूक खुली है, जीतने के चांस भी है। ऐसा नहीं है कि हारने की चांस है, सिर्फ जीतने के भी हैं। अगर आप हारने की 50% है तो जीतने की 50%। बंदूक से मतलब गाइस, मतलब बंदूक से मतलब शूटिंग, जो स्कीट शूटिंग की बात कर रहे हैं। डकैत मत बन जाना, मतलब बंदूक जब तक खुली है। तो वही है कि जिस दिन आपने गन केस अपना बंद कर दिया और बोला थैंक यू वेरी मच, मैं जा रहा हूँ अपने घर वापस, तो उसके बाद आप कभी जीत नहीं सकते। तो लड़ते रहो अपने आप से। और सेल्फ बिलीव बहुत ज़रूरी है कि आपको लगता है कि आप कर सकते हो तो करो। अगर आपको लग रहा है, डाउट आ रहे हैं कि जी मुझे नहीं हो रहा, मुझसे अब नहीं होगा, अब मैं कैसे करूँगा, मुझे ये प्रॉब्लम है, या तो उस प्रॉब्लम को सॉल्व करो या छोड़ के चले जाओ। और थोड़ा कम सेल्फ क्रिटिक होना है। हाँ थोड़ा स्पेशली आपके केस में थोड़ा कम होना। नहीं, सेल्फ क्रिटिक नहीं है इस। आई थिंक जो मुझे चाहिए वो मुझे मिला नहीं, तो इसलिए मैं शायद सेल्फ क्रिटिक आप बोल सकते हो उसको। लेकिन जब आपको लगता है कि आप यहाँ से दौड़कर, नोएडा से दौड़कर दिल्ली जा सकते हो, लेकिन आप बीच में थक गए, तो इसका मतलब आपको लगा कि आपकी प्रिपरेशन उतनी ठीक नहीं है। तो आपको उस लेवल पर आपको लाना है कि जहाँ आपको लगे कि नहीं अभी आप बराबर में आ गए हो, और आप इंशाल्लाह दोबारा से शुरुआत करो और सब कुछ अच्छा होगा। ये सोचकर चलो कि क्या होगा मैक्सिमम, क्या हो सकता है मैक्सिमम। नहीं, वो एक शेर है ना कि क्यों डरे जिंदगी में, क्या होगा, कुछ नहीं तो तजुर्बा होगा। बेशक, अब तजुर्बा तो बहुत हो चुका है। अब तो तजुर्बा बहुत हो चुका है। अब तो सिर्फ तजुर्बे को लगाना है दोबारा से उसी काम में जिसमें आप माहिर हो। अब मैं आज कोई नया काम शुरू करूं, मुझे फिर 20 साल चाहिए। बाय द टाइम 20 साल लगाऊंगा, मैं 70 साल का हो जाऊंगा। अब 70 साल की उम्र में लोग कहेंगे मियाँ ये नया शौक पाल लिया आपने। तो आई थिंक जिसमें आप जिसमें आप एक्सपर्ट हो, या जो आपकी एक्सपर्टीज है, अगर आप उसमें थोड़ी ज़्यादा मेहनत करोगे तो आप जल्दी अचीव कर लोगे। आज मैं दोबारा से क्रिकेट खेलनी शुरू कर दूं, या मैं एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी फिटनेस कर दूं, या मैं बॉडी बिल्डिंग में चला जाऊं, इट विल टेक टाइम। आई नो आई विल रीच देयर ऑल्सो, बट I think maybe I will not reach Olympic Games in wrestling or in boxing or in weightlifting, you know. But in shooting, sure I will reach, inshallah. एक वो है कि मैं अपने बारे में बताता हूँ। I have an IT firm and I have a call center, ठीक है। तो एक दिन अचानक से जोश चढ़ा, किसी ने बोला कि यार आप मैकडोनल्ड की फ्रेंचाइजी ले लो, पैसा ही पैसा है। अब जोश में मैंने बोला हाँ ठीक कर लेते हैं भाई, और डिस्कशन हो गई, बातचीत हो गई, और एक फूड्स करके उनका नाम नहीं लूंगा, उन वही देते हैं पूरे देश में शायद वो, तो उनसे बात हो गई, ये हो गया वो हो गया, दुनिया भर का। फिर अचानक से मैं एक दिन बैठ के सोच रहा हूँ कि इतने पैसे लग रहे हैं, क्यों कर रहा हूँ मैं ये काम? आई डोंट इवन नो व्हाट द हेल इज दिस।
एंड आई कैंसल्ड एवरीथिंग इमीडिएटली। अच्छा खासा आगे बात बढ़ गई, हमने कैंसिल कर दिया कि मैं उतने पैसे अपने आईटी फर्म और कॉल सेंटर में ही लगाऊंगा। आई डोंट केयर, आई डोंट बिल्कुल। वांट टू गेट इनटू दैट, इट्स नॉनसेंस। वही मैंने बोला ना, जो एक्सपर्टीज आपकी है आपने उसी को बढ़ाया और जल्दी बढ़ गया। अब मैं शूटिंग छोड़कर कुछ और शुरू कर दूं, मुझे पहले 3-4 साल 5 साल तो समझने में लग जाएंगे कि हो क्या रहा है। बाय द टाइम गेम ओवर, आप 60 साल की तरफ बढ़ जाओगे, फिर बुढ़ापा, फिर बच्चे, ये वो। इसलिए बेटर यही कि जो आपको आता है वो ही करो। चाहे एनी क्वेश्चन व्हिच यू वांट मी टू आस्क यू, कुछ ऐसा जो मिस हो गया? No. It's a very healthy discussion basically. It's like a nice podcast. थैंक यू सो मच। क्योंकि मैं बहुत ओपनली भी था और बहुत रिलैक्स था, क्योंकि लोग कभी कभी आपसे ऐसे क्वेश्चन पूछते हैं जो कि डबल मीनिंग होते हैं, कि अगर आपने जवाब दिया अच्छा और बुरा। Thank you so much Pleasure. for coming to our show. It was such a beautiful Pleasure meeting you. conversation. Thank you so Thank much that you, you sir. came to us. Okay.